हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी भारतीय इतिहास के प्रश्नों को चैप्टर वाइज और क्लास वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 6 के 6 चैप्टर के प्रश्नों को किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें टोटल 12 चैप्टर है क्लास 6 में, तो आज की इस वीडियो में हम 7 से 12 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अलावा जीके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार, तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहां एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, व्याख्या भी हम पढ़ते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण हुआ। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा नामक स्थान पर हुई। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और इसे क्या कहा जाता है? इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया। बिल्कुल क्या है आपका सही है। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन आपके सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया और उन्होंने आत्मसंयम का मार्ग बताकर तृष्णा से मुक्त का उपाय बताया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैन सिद्धांत के बारे में यहाँ पे पूछा है। पहला है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। दोनों आपके ये क्या है? जैन सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द किससे निकला है? जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। अतः दोनों कथन सही है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष का कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण दिया है। पहला है, कथन ए है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। बिल्कुल सही है। कारण है, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। बिल्कुल करेक्ट है। दोनों कथन आपके सही हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती थी। सामान्य बोलचाल की भाषा क्या थी उस समय? तो प्राकृत भाषा थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा का नाम क्या था? मागधी था। ठीक है, महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृतिक भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सके। इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? बौद्ध संघ के बारे में यहाँ पे पूछा है, कौन सा कथन सही पूछा है। ठीक है, पहला है, संघ भिक्षु भिक्षुड़ियों का एक संगठन था। बिल्कुल सही है।
संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किसमें है? तो विनय पिटक में मिलते हैं। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। व्याख्या भी देख लेते हैं। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लिखित है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? बौद्ध संघ के बारे में कह रहा, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ये तो बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। चौथा है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। ये भी आपका करेक्ट है। चौथा है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत ही पूछा था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। इंपॉर्टेंट है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है, ना कि माता पिता से। इसलिए आपका चौथा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका पहला दिया है, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यह भी आपका क्या है? सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन आपके बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विहारों के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा विहार का उदाहरण है, ठीक है। कार्ले की गुफा पूछा जाता है कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। एक तरफ आश्रम व्यवस्था दिया है, दूसरी तरफ उद्देश्य दिया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य क्या होता है? तो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। बिल्कुल सही है। और गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ क्या होता है? विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना, गृहस्थ। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ क्या होता है? जंगल में रहकर साधना करना। और सन्यास क्या होता है? सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। अब कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया है। कथन ए है, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल क्या है आपका? ये सही है। कारण है, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। ये आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद के बारे में यहाँ पे दिया है, इंपॉर्टेंट है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। कह रहा उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। बिल्कुल क्या है आपका? सही है। दूसरा है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। बिल्कुल क्या है आपका? सही है। ये दोनों कथन सही है। तीसरा कथन इसमें, इन ग्रंथों के
इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों सही हैं। व्याख्या भी देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना है कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उपनिषदों में संकलित वार्ताओं या चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिए, यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है, कथन सही नहीं है। पहला है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। बिल्कुल करेक्ट है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। बिल्कुल करेक्ट है ये। चौथा है, निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये गलत है, बढ़ चढ़कर नहीं लेते थे, बहुत कम लेते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीन कथन आपके सत्य है, परंतु क्या है आपका चौथा यानी डी गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया जाता था। बिल्कुल सही है, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया था, ये तो सही है। दूसरा है, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बिल्कुल करेक्ट है। और जैन धर्म किसमें विश्वास करता है, अहिंसा में करता था। ठीक है, तो ये आपका सही है। चौथा है, तीसरा है, बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। बिल्कुल करेक्ट है। चौथा है, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। इसमें गलत ही पूछा था। ठीक है, देखिए, जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कहाँ पे, वल्लभी, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। अगला है, जैन नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी। बिल्कुल सही है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना क्या होता था, कठिन होता था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को अपनाने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। नेक्स्ट, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाणिनि की रचना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए जो बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का उपयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र के रूप में लिखे थे
तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है। पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है, अगला प्रश्न है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। बिल्कुल क्या है आपका? ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए, पूछा गया प्रश्न है। दूसरा है, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलती जुलती है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, अर्थात हे ईश्वर बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। ये आपका इनकी मूल शिक्षा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन पूछ रहा, किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। देखते हैं पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? मौर्य साम्राज्य के पूछ रहा, स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? सभी को पता होगा, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, और मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। ठीक है, कालिदास की रचना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, मौर्य वंश का पूछा है। पहला शासक कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम निम्नलिखित है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त का पुत्र था। अगला, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कई बार आ चुका है प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछ रहा है, कौन सी थी? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। पूछ रहा, अशोक के शिलालेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो कंधार से भी प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी, सभी जगह से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, दिल्ली, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरराज, गुज्जर, सारनाथ, कौसाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जौगढ़, कलिंग, सुपारा, सन्नति, मस्की, हीरागुड़ी और ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है इसके बारे में। पहला है, कर अनियमित ढंग से एकत्रित किए जाते थे। दूसरा है, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। दूसरा, कौन सा कथन सही है? इसमें आपका कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखते हैं, देखिए, कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से
जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। अतः क्या है, दोनों कथन आपके क्या है, गलत है। ऐसे नजराने विविध चीजों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अगला है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के बारे में यहाँ पे पूछा है। पहला है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा है, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। ये भी आपका क्या है, सही है। उपयुक्त दोनों कथन आपके क्या है, सत्य है। देखिए, कुछ हद तक छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था और वहां राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। प्रशासन के बारे में है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे। अनेक संदेशवाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के बारे में फिर पूछा है। पहला, इसमें मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यह भी सही है। तीसरा है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी आपका सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला जो है प्रांतीय राजधानी थी। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कुछ हद तक पाटलिपुत्र यानी राजधानी से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहां से उन्हें संसाधन, कर और नजराना भेंट के रूप में प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम किसके लिए, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत किसके लिए, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहां से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। अगला, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। किसका राजदूत था? तो ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डिमेकस की बात करते हैं। डिमेकस और डायमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था, ये भी पूछा जाता है। डायमेकस किस समय में? तो आपका बिंदुसार के समय में आया था। फायान की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। और ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट के बारे में जो कुछ उसने लिखा था उसके बारे में पूछा है। पहला, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। बिल्कुल सही है। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी कथन आपके सही हैं। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था तथा उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या ना करे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाना को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये सब किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। अगला है,
मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। करा उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था, तो ये आपका गलत है। अभी हमने पढ़ा कौन सा था, तो तक्षशिला था वो, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, तो ये आपका क्या है, ये भी सही है, बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है, ये सही है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ये सही है। तीसरा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, ये आपका गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला गलत है, क्योंकि उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। इंपॉर्टेंट है ये। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि किसके विचार हैं, कौटिल्य के। अतः कथन तीसरा क्या है, गलत है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था, उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के बारे में दिया है, पहला है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ज्यादातर जो है किसमें मिलते हैं, तो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, ज्यादातर दिखा यहाँ पे। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, ना कि खरोष्ठी लिपि में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। उसने कहा कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। इंपॉर्टेंट है, राजा बनने के कौन से साल, 8वें साल। ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, इससे मुझे अपार दुख हुआ। ये किसमें कहा, अपने अभिलेख में कहा था उसने, शिलालेख में। पूछा जा किस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है, ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें, बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। पूछा गया प्रश्न है ये। कलिंग अभिलेख में धम्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से विजय होगा, यहाँ पे विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप है। अगला प्रश्न है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धम्म महामात्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी को क्या कहा जाता था, धम्म महामात्र कहा जाता था। अगला, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए, बिल्कुल करेक्ट है। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे थे, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कदम उठाए थे धम्म के प्रचार के लिए। अगला है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से
किस लिपि से उत्पन्न हुई? कह रहा आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में से निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। अगला है, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संदेश के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। तो ये आपका क्या है? सही है। दूसरा है, उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ये आपका क्या है? करेक्ट है। तो ये अशोक के संदेश थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है। अशोक ने बच्चों के जन्म, यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान व कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया, जिसमें जीवों पर दया, ब्राह्मणों व श्रमणों को दान, दासों व नौकरों से अच्छा व्यवहार सभी सम्मिलित हैं। ठीक है। अगला चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इससे प्रश्न देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है? ठीक है। पहला है, हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग। ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। धान की रुपाई, ये भी सही है। सिंचाई के उपाय, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग, धान की रुपाई कुछ नए तरीके थे जो बहुत कारगर साबित हुए। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रामवासी और नाम दिया है। ग्रामवासी और नाम, बड़े भूस्वामी, ये पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है। ये यूपी बिहार पुलिस में पूछा गया था ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। ग्रामवासी और नाम दिया है, सूची दिया है, एक तरफ ग्रामवासी, दूसरी तरफ नाम दिया है। ठीक है। बड़े भूस्वामी, बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? उन्हें विल्लाल कहा जाता था। क्या? विल्लाल कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं हलवाहे। हलवाहे किसे? इन्हें क्या? उड़वार। और भूमिहीन मजदूर दास, इन्हें आपका कैडेसियार या अदमई। और प्रधान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इन्हें ग्राम भोजक। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बारे में और देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में यानी 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूमवासियों को विल्लाल, भूमवासियों को तमिल क्षेत्र में ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता था? विल्लाल। और साधारण हलवाहों को उड़वार, जो साधारण हलवाहे होते थे उन्हें उड़वार। भूमिहीन मजदूर और दास को कैडेसियार और अदमई। जो भूमिहीन मजदूर होते थे, मजदूर को क्या कहा जाता था? कैडेसियार कहा जाता था। और दास को क्या कहा जाता था? तो अदमई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति भोजक कहलाता था, यानी ग्राम भोजक कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है ये। अगला है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल क्या है ये? करेक्ट है। गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल आपका पहला सही है। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ये ध्यान रखिएगा, गृहपति कहा जाता था, ना कि भूपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान होते थे, इसलिए आपका दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सब एनसीईआरटी में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अतिरिक्त गांव में भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे। ये दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अगला है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य इंपॉर्टेंट है।
तो ये किससे संबंधित है? तमिल से। ऑप्शन बी। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था, इसलिए इसे क्या संगम साहित्य नाम दिया गया है। अगला है, भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के बारे में यहाँ पे कथन दिया है, उसके बारे में देखना है। पहला कह रहा है शराब, यहाँ शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का आयात होता था। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है, ये गलत है। हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात की जाते थे। ये आपका क्या हो जाएगा? सही है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर। केवल आपका दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बेरीगाजा पत्तन का विवरण किया गया है। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरीगाजा जो है भरूच का क्या है? यूनानी नाम है। यहाँ आयात वस्तु में हाथी दांत शामिल नहीं है, इसलिए जो है हाथी दांत भारत से निर्यात की जाता था। अन्य सभी जानकारियां सही हैं। देखिए जो ऑप्शन में हाथी दांत दिया था, इसकी वजह से ही ऑप्शन ये गलत हो गया। देखिए पूरा सही है, यहाँ आके हाथी दांत गलत हो गया। ठीक, यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। ठीक है। अगला है, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे। गलत है। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे लेकिन टिन के नहीं, चांदी के होते थे, सोने चांदी के होते थे। ठीक, गलत हो जाएगा। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग संगम काल में होता था। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठीक है, वस्तुओं का भी प्रयोग हो जाता। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल आपका दूसरा करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। अगला है, कथन और कारण दिया है। कथन ए है, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। बिल्कुल करेक्ट है। और कारण है, मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था, इसलिए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा क्योंकि यह आयात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र भी था। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुषाणों की राजधानी तो मथुरा थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्त का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है। पहला इसमें कह रहा है, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से प्राप्त हुए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है। दूसरा कथन है इसमें, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्रायः काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा था पूर्वोत्तर भागों में, लेकिन यहाँ कहाँ मिले थे? तो ये आपका उत्तरी भाग में। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे जहां स्त्री व पुरुष दोनों काम करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यवसायियों का एक संघ होता था। कराया,
श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था, तो ये आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये श्रेणियां बैंक के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे, बिल्कुल करेक्ट है ये, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं बल्कि अलग अलग थे, ठीक है, अलग अलग थे दोनों का, शिल्पकार और व्यापारी का अलग अलग। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। अगला है अरिकामेडु, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु ये कहाँ पे है? पुदुचेरी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। अरिकामेडु पुदुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ ईंट से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा था, ठीक है। एम्फोरा ये कहाँ का, किस क्षेत्र का था? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पात्र था, ये यानी बर्तन था। यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। जहां रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तमिल के लिए अभी हमने पढ़ा था ब्राह्मी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? अरिकामेडु का पूछ रहा रोमन नाम यानी यूनानी नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पोडुका पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अभी हमने पढ़ा था ना बेरीगाजा, ये क्या था? भरूच जो बंदरगाह था उसका यूनानी नाम था, भरूच का। और पोडुका किसका है? तो अरिकामेडु का है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम पूछा है, तो ऑप्शन सी हिंद यवन, उसके बाद शक, उसके बाद हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण आए थे। क्रम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संगमकालीन व्यापार के बारे में पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल करेक्ट है ये। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। बिल्कुल करेक्ट है ये। अगला है, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। ये गलत है, समुद्री मार्ग के अलावा जो है स्थल मार्ग का भी प्रयोग करते थे, ये गलत है। चौथा है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। ये आपका सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। गलत पूछा था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम कविताओं में मुविंदार की चर्चा मिलती है। यह तमिल शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? मुविंदार पूछ रहा कि इसका अर्थ, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी तीन मुखिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। मुविंदार ए का अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये थे आपका कौन से? चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, चोल, चेर तथा पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुहार और मदुरई इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे।
ये आपका सही है, पूछा गया प्रश्न है पुहार, ठीक है, ये आपका क्या है, करेक्ट है ये। दूसरा है, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन आपके सही हैं। चोल, चेर और पांड्य के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोल का पत्तन पुहार या कावेरी पत्तनम जिसे कहा जाता है, और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरई। पांड्यों की राजधानी पूछा जाता है, क्या थी, मदुरई। ये तीनों मुखिया चोल, चेर, पांड्य लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इसमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नात, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अगला प्रश्न है, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। इंपॉर्टेंट है, दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए सातवाहन को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। 3 मुखियाओं चोल, चेर, पांड्य के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद यानी 2100 वर्ष पूर्व पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। ऑप्शन डी चीन में हुआ था, ऑप्शन डी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ। इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा। चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, ठीक है, उसके नाम से यह प्रसिद्ध था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी भी पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था तथा रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया है, ठीक है। कथन ए है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। यह आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कारण है इसका, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। बिल्कुल करेक्ट है, कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कुषाण के बारे में पूरा कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बिल्कुल करेक्ट है ये। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, कुषाण। पेशावर और मथुरा इनके 2 प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। बिल्कुल करेक्ट है, मथुरा दूसरी राजधानी थी, पेशावर भी। अगला, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। बिल्कुल करेक्ट है ये। चौथा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। ये आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं, लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। ये सही, ठीक है। इसके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। अगला दिया था इसमें, इंडो ग्रीक भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में थे। बिल्कुल ये सही है, ध्यान रखिएगा। इंडो ग्रीक सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ना कि जो है कुषाण, ठीक है। अगला है, कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कनिष्क के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। बिल्कुल सही है। कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। यह भी आपको क्या करेक्ट है। तीसरा है, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं थे। ये गलत है, अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। कुषाण ने
एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है, पूछा जाता है। अला बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरितम के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? अभी हमने पढ़ा कौन, तो ऑप्शन ए अश्वघोष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्श और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान भी जो है कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ये बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपके सही हैं। महायान धारा में प्रविष्ट मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में पूछा है। पहला, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। बिल्कुल करेक्ट है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं प्रचलित था। बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, इन क्षेत्रों में कौन सा? तो थेरवाद। दूसरा आपका सही, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके अन्य भागों में हुआ। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? थेरवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन आया था? तो फाहियान आया था। उसके बाद कौन आया? ह्वेनसांग। उसके बाद इत्सिंग आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की यात्रा पर फाहियान लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया। ह्वेनसांग जो है 1400 वर्ष पूर्व तथा इत्सिंग जो है 50 वर्ष बाद आया था। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। अगला प्रश्न है, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुई? तो मध्य प्रदेश से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। विष्णु की वराह रूप की मूर्ति एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। अगला, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति परंपरा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में है। बिल्कुल क्या करेक्ट है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई, ये भी सही है। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे, ये आप क्या हो जाएगा? गलत है। डी है आपका, भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सही नहीं पूछा इसमें। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्य काल से शुरू हुआ। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? तीसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
कथन और कारण दिया है। कथन ए है केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। कारण है केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे, इसलिए जो है इन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिलान करना सूची 1 और सूची 2 से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला इसमें दक्षिणापथ के स्वामी, दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता है? दक्षिणापथ के स्वामी, तो ये आपका हो जाएगा सातवाहन। अभी हमने पढ़ा था दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता है? सातवाहन को कहा जाता है। मोविंदार, मोविंदार किसे कहा गया? तो जो चोल, चेर व पांड्य थे इन्हें क्या कहा गया? मोविंदार कहा गया। अश्वघोष, कौन सी रचना? बुद्ध चरित्र की रचना। बोधिसत्व, बोधिसत्व ये अभी हमने पढ़ा था किसमें? महायान में था ये। और ये आपका स्वयं सांग यानी ह्वेनसांग की बात करते हैं, ये आपका क्या है? चीनी यात्री है। ठीक है, इसी हिसाब से मिला लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला प्रश्न है हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी। अगला, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी, जिसे आप प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन काल के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। पूछा जाता है तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? तो हरिसेन ने किया था। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा गया। प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। इसमें उसकी विजयों का वर्णन मिलता है। इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था, वह बीड़ा भी बजाता था। उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है हर्षेण द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन सा नहीं है? पहला है समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिल्कुल करेक्ट है ये। पहला क्या है आपका? सही है, पहला सही है। दूसरा है उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। नहीं, मिलाया नहीं था, हरा दिया था लेकिन मिलाया नहीं था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका गलत है। तीसरा, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सही है। बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ये भी आपको क्या करेक्ट है? तो इसमें गलत पूछा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी। देखिए बी गलत है क्योंकि दक्षिणापथ के 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, उस पर जो है अधिकार नहीं किया था, अनुमति दी थी दोबारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी? इंपॉर्टेंट है, महाराजाधिराज की उपाधि जो है किसके द्वारा धारण की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, दोनों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी थी जो लिच्छवी गण की थी, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शक विजेता तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। ये सिक्के उसी शकों पर विजय के सूचक हैं। अगला प्रश्न है कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालिदास किसके दरबारी कवि? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट भी जो है इन्हीं के समय में थे, इन्हीं के दरबार में थे। अगला प्रश्न है बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट किसके समय में थे, किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे। और इनकी रचना है हर्षचरित, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में आया था? हर्ष के काल में कौन भारत आया था? अभी हमने पढ़ा था ह्वेनसांग आया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। फायान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष यानी हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? तो ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोका। अला कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है कांचीपुरम। ये आपका ऑप्शन सी, पल्लो की राजधानी थी। क्या? कांचीपुरम। पल्लो की राजधानी कांचीपुरम। पल्लो का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। अगला, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? प्रश्न बनता है ये सब। ऑप्शन बी, चालुक्य क्या थी? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा एहोल। एहोल जो किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट है। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो ये ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय के थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे। ये आपको क्या है? बिल्कुल सही है। प्रशासन की इकाई नगर होते थे। ये आपको क्या हो जाएगा? गलत हो। प्रशासन की इकाई क्या थी? गांव थी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पद अनुवांशिक बन गए तथा कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हर्षेण। हर्षेण अपने पिता की तरह महादंडनायक बने, साथ ही उसे कुमारामात्य भी बनाया गया। प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो है ये गांव ना होकर जो है क्या थी? नगर थी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करता था, जैसे हर्षेण आपका महादंडनायक और कुमारामात्य के साथ साथ जो है ये संत विग्रहिक भी था। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नगर श्रेष्ठ दिया है, सार्थवाह दिया है और प्रथम कुलिक कयास्थ। ठीक है, नगर श्रेष्ठ की बात करें तो आपका हो जाएगा मुख्य बैंकर होता था। श्रेष्ठी बैंकर, मुख्य बैंकर नगर श्रेष्ठी होता था। सार्थवाह तो आपका व्यापारियों के काफिलों का नेता, व्यापारियों के काफिले का नेता कौन होता था? सार्थवाह होता था। उसके बाद प्रथम कुलिक, ये आपका मुख्य शिल्पकार प्रथम कुलिक। और कायस्थ क्या होता है? तो आपका लिपकों के प्रधान, लिप जो लिखते वगैरह थे उनके प्रधान कौन? तो आपका कायस्थ। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। सार्थवाह व्यापारियों के काफिलों का नेता होता था। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ लिपिकों के प्रधान होते थे। इन सभी का दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में स्थानीय प्रशासन में बहुत बोलबाला रहता था। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया है, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ये बिल्कुल करेक्ट है। सामंतों के बारे में दिया है, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। सही है ये। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता। सही है। जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे हथियार, युद्ध के हथियार जुटाते थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो है पूछता है बीपीएससी। पहला दिया है सभा। सभा जो है क्या होता था? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। बिल्कुल करेक्ट है ये।
दूसरा आपका उर ग्राम, ये भी आपका सही है। नगर, शिल्पकारों का संगठन, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि के काम करती थी। जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगर व्यापारियों के संगठन का नाम जो नगर व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध नाटक है? सभी को पता होगा, ऑप्शन सी कालिदास की रचना है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास के नाटकों की विशेषता दिया है। पहला, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चरित्र के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा, कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृतिक बोलते हुए, जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। ये गलत है। देखिए, इनके नाटकों में राजा और ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि जो आप सामान्य लोग और महिलाओं को प्राकृतिक बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, पहला ही सही होगा, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लाम धर्म के बारे में पूछा है। पहला है, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी, बिल्कुल करेक्ट है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया, ये भी सही है। अरब नामिक जो उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों में से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर है इमारतें, चित्र तथा किताबें। प्रश्न देखते हैं, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरालू के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। यह स्तंभ, लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सभी को पता है दिल्ली में है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन कितना है, 3 टन है। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। अगला प्रश्न है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तूप के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है, ये आपका गलत है, ये गलत है। तीसरा, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता था, सही है। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी छोटे या बड़े होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखी जाती थी, इसे ही धातु मंजूषा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्तूप प्रायः इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया जाता था। बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत हो जाएगा। बाकी कथन आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू मंदिरों के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। दूसरा, मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्रित होते थे। तीसरा, गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। इसमें आपका सिर्फ तीसरा ही सही है, पहला और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन इसका तीसरा सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। केवल 3 आपका क्या है, करेक्ट है, केवल 3। देखिए, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है, ठीक है। गर्भगृह अभी भी ध्यान रखिएगा चर्चा में था। यहाँ मुख्य देवी देवताओं
विष्णु, शिव, दुर्गा आदि को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे। उदाहरण, भीतर गांव के मंदिर। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी या एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। इसलिए आपका तीसरा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतर गांव के मंदिर, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। एकाश मंदिरों की विशेषता है कि इन्हें एक ही विशाल खंड को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया जाता था। अगला प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुराणों के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। बिल्कुल सही है। इसमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके, तो ये भी करेक्ट है। चौथा है, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते। ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी गलत है क्योंकि स्त्रियों तथा शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? पुराणों के संकलन से संबंधित कौन नहीं है? ऑप्शन डी मंखक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की कुल संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेद व्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी। उग्रसवा लोमहर्ष के पुत्र थे। ये भी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। मंखक की बात करें तो मंखक कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्री कंठचरित महाकाव्य तथा मंक कोश इनकी रचनाएं हैं। पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया था। महाभारत का लेखन 1500 वर्ष पूर्व किया गया। अगला, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? आर्यभट्ट का पूछ रहा है, आर्यभट्टियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिष खगोल गणित से जुड़ा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। इन्होंने पहले ही बता दिया था। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। अगला प्रश्न है, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य के बारे में यानी जीरो के बारे में, इसमें पहला है, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए नए चिन्ह का आविष्कार किया। बिल्कुल करेक्ट है। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। गलत है ये। तीसरा है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। ये करेक्ट है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा गलत है क्योंकि गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, मिलान करना है काव्य दिया और रचनाकार दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम जो है किसकी रचना है? तो ये आपका इलांगो की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। और उसके बाद है आपका मणिमेखलाई। मणिमेखलाई किसकी है? तो शीतले सतनार की है। मेघदूतम सभी को पता होगा कालिदास की है। और रामायण किसकी है? तो आपका वाल्मीकि की। ठीक। शिल्पाधिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो द्वारा की गई। इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी जो पुआर में रहता था। इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि मणिमेखलाई नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। अगला प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित है। इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखते थे। अगला प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। इसमें कौशल के राजकुमार राम की कथा का वर्णन है। अगला है, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? पूछा गया प्रश्न, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था ये।
कागज का आविष्कार कहाँ पे? तो ऑप्शन बी, चीन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून लून नाम के व्यक्ति ने किया। 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से आई, यानी भारत में कह बगदाद से आई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका टोटल 12 चैप्टर थे। हमने सभी चैप्टर के प्रश्नों को कर लिया। इसके आगे के वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।